हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट 20 जीके लेकर आया हूँ और ये आपका VVI होने वाला है। और इस 20 क्वेश्चन में आप देखिएगा कि आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। और मैं 20 क्वेश्चन के अलावा हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कम से कम आप 40 क्वेश्चन सीख कर जाइएगा या 40 क्वेश्चन पढ़ कर जाइएगा। तो देखिए, कहते हैं खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है। खादर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक नई जलोढ़ मिट्टी और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी। एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। बांगर या भांगर मोस्टली देखा जाता है, भांगर ही देखा जाता है, कहीं कहीं बांगर रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो बांगर कहते हैं। तो खादर के बारे में पूछा था, खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। और भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी के प्रकार पाए जाने वाला यही जलोढ़ मिट्टी होता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो ये जलोढ़ मिट्टी होती है। और भारत में मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं। एक बात ये भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, दोमट मिट्टी भी कहते हैं, दोमट मिट्टी कहते हैं। तो इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए, एक ऑप्शन यहाँ पे है काली मिट्टी। ये किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है, तो ये कपास, जूट, इन फसलों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। और ये रहा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, तो आप लोग याद रखिएगा फेरस, एल्युमिनियम और आपका इसमें जिंक भी हो जाता है, फेरस, एल्युमिनियम और जिंक। तो इस तरह से। और लाल मिट्टी का जो लालपन दिखता है वो फेरस ऑक्साइड की वजह से दिखता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग कितने क्वेश्चन सीखे इस एक क्वेश्चन से। एक तो 8 प्रकार की मिट्टी होती है भारत में मुख्यतः। दूसरी बात, लेटेराइट मिट्टी में फेरस, एल्युमिनियम और जिंक की अधिकता होती है। और लाल मिट्टी में फेरस ऑक्साइड की वजह से ये लाल होती है। और काली मिट्टी के लिए यानी कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है, काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और दूसरी बात, जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी कहा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर दूं। ओके, इनमें से कौन सी ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, ऐसा कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपका बैंकिंग आ जाएगा। ये तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है, यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी तृतीय सेक्टर के। इसमें तृतीय सेक्टर में सेवा और जैसे राजनीति वगैरह ये सब जो होती हैं, ये तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो समझिए कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। जैसे कृषि से जितने भी कार्य संबंधित है वो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये प्राथमिक सेक्टर यानी वानिकी, डेयरी, कृषि, पशुपालन और भी जो कृषि से संबंधित है वह प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत अगर देखिएगा तो द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आप लोगों का आ जाएगा, जैसे हो गया कपड़ा निर्माण करना, खाद भी निर्माण करना और जैसे विद्युत उपकरण आपका तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। विद्युत उपकरण यानी विद्युत का उत्पादन करना, ये तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा, विद्युत का उत्पादन। लेकिन विद्युत का जो उपकरण का निर्माण होगा, विद्युत उपकरण का जो निर्माण होगा वो द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आएगा। तो आप लोग यहाँ से समझ पाए होंगे। और तृतीय सेक्टर में और कुछ बातें जोड़ लीजिए, जैसे संचार हो गया, टीवी वगैरह जो देखते हैं, न्यूज वगैरह, संचार का माध्यम, परिवहन, भंडारण, ये सारे चीज़ें जो आ जाएगी वो तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। बैंकिंग सेवा यानी सेवा से संबंधित जितनी भी आएगी वह तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आएगा, यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा।
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, द्वितीय क्षेत्र के अंदर किसी भी चीज का निर्माण करना, ये द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आएगा, नहीं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो इतनी सारी जानकारी दूसरे क्वेश्चन से हमें मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ध्रुपद। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप जो होता है वो ध्रुपद है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे, हालांकि इसका ज़्यादा डिटेल्स में हमें पता नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख, ये मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस क्वेश्चन में लगेगा कि हमें इसमें कुछ और ज़्यादा चीज़ें बतानी चाहिए, उसमें मैं ज़रूर बताने का कोशिश करूँगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, यानी जो हम लोगों से नहीं बनाया गया, जो इंसान द्वारा नहीं बनाया गया हो। तो यहाँ पर देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा जंगल। जंगल इंसानों के द्वारा नहीं लगाया गया है। हालांकि फसल क्षेत्र, फसल लगा सकते हैं, मछली घर बना सकते हैं, बगीचा लगा सकते हैं, लेकिन जंगल मनुष्य के द्वारा नहीं लगाया गया। तो ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा है, जो नहीं है वो जंगल। ये नेचुरल है, यानी प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, और ये सब कृत्रिम है, कृत्रिम है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। धर्म ओनली वन, धर्म नहीं है। हालांकि समाजवादी, समानता, धर्मनिरपेक्ष ये है। धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पे जो आपको धर्मनिरपेक्ष दिख रहा है ये है, लेकिन सिर्फ धर्म नहीं है, एकलौता धर्म नहीं है। बाकी बात ये धर्मनिरपेक्ष एक साथ है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलिए देखिए, उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक कौन थी? उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक सुरेखा यादव। कौन थे? सुरेखा यादव। नेक्स्ट देखिए, चाय और कॉफी उगाने के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयोगी है? तो चाय और कॉफी के लिए जो होगी वो लेटेराइट मिट्टी अधिक उपयोगी होगा। वहां पर थी काली मिट्टी, जो कि कपास, जूट, ये सब के लिए ज्यादा उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा अम्ल आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जाता है? तो आप चुकंदर का रस घर पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा तरबूज। तरबूज जायद मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाले फसल है। और खीरा भी, कुछ ऑप्शन और भी ऐड कर लीजिए। खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये सब जो है जायद मौसम के अंतर्गत या जायद फसल के दौरान आता है। इसको अप्रैल में बोया जाता है, जून में काट लिया जाता है। जून यानी अप्रैल टू जून तक ये मौसम चलता है। जैसे और भी ऑप्शन को थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया मक्का, जो ये है आपका खरीफ फसल में आ जाएगा, मक्का हो गया, चावल हो गया, मक्का, चावल, मूंगफली, मक्का, चावल, मूंगफली, बाजरा, कपास, ये सारे के सारे आप लोगों का आ जाएगा खरीफ फसल के अंतर्गत। गेहूँ, जैसे गेहूँ, चना, राई, आलू, और आपका हो जाएगा जो ये सब जो है आपका रबी फसल के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस सबको भी नोट कर लीजिएगा। ये तो बाजरा बोली दी कि ये खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा। तो नेक्स्ट देखिए, आप लोग भी देखिएगा कि इस 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। अगर 20 में से 15 कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है। अगर उससे कम कर पा रहे हैं, थोड़ा मेहनत आपको करनी चाहिए। तो रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? रक्त को थक्का बनाने में कौन सा घटक मदद करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देखेंगे कि ये ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछ रहा था, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा था। तो आप सबों को एक बात बता दूँ
आप लोग सोचते होंगे कि आखिर मैं कोई एग्ज़ाम निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, तो मैं भी 2-3 एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ। पहली बात ITI, वो भी सरकारी से मैं कर चुका हूँ, फिटर हूँ। नेक्स्ट ITI हो गया, NTPC जो 19 वाला था, NTPC CBT1, CBT2 दोनों का दोनों निकाल चुका हूँ। प्लस में ग्रुप डी भी निकाल चुका हूँ, ग्रुप डी का भी एग्जाम निकाल चुका हूँ, PT वगैरह सब कुछ निकल चुका था, बट मेरिट नहीं बना था। इसमें मेरी गलती थी, किसी CBT1 निकाला और CBT2 की रिजल्ट में पता नहीं चली। मेरा मिस्टेक था कि हमने देखने में गलती कर दिया, थोड़ा सा रोल नंबर गलत डाल दिया, बाद में पता चला कि मेरा रिजल्ट हो चुका है। अगर इसका प्रूफ भी चाहिए तो आप लोगों को हम दे सकते हैं, अगर चाहिएगा तो बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। 1925 में भारत माता की प्रख्यात छवि, जो आप देखते हैं कि भारत माता का हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए एक फोटो वगैरह देखते हैं, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं इसके बारे में। एक किताब के बारे में इसका सुना था कि इसमें लिखा है इंडियन किताब या आर्ट, ऐसे है, आर्ट है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो किया था, आर्ट की स्थापना जो किया था वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट देखिए, कौन सी वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? वनस्पति जगत के उभयचर, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा, वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं। इसका जो उदाहरण हो जाएगा काई, लीवर वॉट्स, हॉर्न वॉट्स, ये इसके उदाहरण है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो वनस्पति आते हैं उसका उदाहरण है काई, लीवर बर्ड्स, हॉर्न बर्ड्स, ये सब इसके उदाहरण है। और भी चलिए इसके कुछ एक आध ऑप्शन को कर लेते हैं। आवृत्ति बीजी यानी एंजियोस्पर्म, आप एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ये जो सुने हैं, तो आवृत्ति बीजी का मतलब होता है एंजियोस्पर्म यानी इसका कहने का मतलब जिस भी बीज के ऊपर एक कवर हो, बीज के ऊपर एक कवर हो यानी बीज के ऊपर एक छिलका हो, जिसके बीज में छिलका हो, वो आवृत बीजी कहलाता है। जिसके बीज में छिलका हो, या इसमें और भी मतलब पुष्प एवं फल दोनों लगता है, पुष्प एवं फल दोनों होता है। जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत्ति बीजी, दो प्रकार के सुने होंगे, एक आवृत बीजी, एक अनावृत बीजी। अनावृत बीजी को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। इसमें इसके बीज में छिलका नहीं होता, इसके बीज के ऊपर छिलका नहीं होती, इस बात को समझ पा रहे होंगे। इसमें जो है पुष्प एवं फल नहीं आता है, पुष्प एवं फल नहीं लगता है, इस बीज में, यानी इस तरह के अनावृत बीजी में पुष्प एवं फल नहीं लगता है। जिससे इसका मान लीजिए इसका पौधा जो होता है, इसका उदाहरण अगर आप लिखना चाहिएगा तो पाइनस, देवदार, साइकस का नाम सुने होंगे, साइकस का पौधा, साइकस, ये जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है, और थाइलोफाइटा के अंतर्गत जो आता है इसको याद रखिएगा, शैवाल हो गया आपका, कवक हो गया, कुछ लाइकेन हो गया, लाइकेन इसके अंतर्गत आता है। आवृत बीजी का तो आपको बहुत सारा उदाहरण देखने मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है पौधा वो आवृत बीजी ही पाया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे पुष्प एवं फल अधिकतर पौधे में लगता है, बहुत कम ही पौधा होता है जिसमें पुष्प एवं फल नहीं आता है। तो इस तरह के पौधे को जिम्नोस्पर्म, थाइलोफाइटा ये जो होता है, इसके लिए जल का संवहन करने के लिए एक अलग से संरचना होती है, इसलिए इसको एक थैला नामक संरचना होती है, इसलिए इसको जो हम कहते हैं थाइलोफाइटा समूह कहते हैं।
तो चलिए देखते हैं आगे। केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पहले आए थे? कौन पहले आए थे? तो आप सभी को पता है पुर्तगाली पहले आए थे और बाद में भी गए थे। इसमें एक बात जोड़ दो, सबसे बाद भी गया था, यही बाद में गए थे, सबसे बाद में। गोवा को जो छोड़ा था सबसे बाद में छोड़ा था इसने। शायद हमको इसका थोड़ा हम भूल रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा कब गया था। आया था तो वास्को डी गामा सबसे पहले। कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 ईस्वी में सबसे पहला पुर्तगाली। उसके बाद इसको चलिए आप लोग क्रम से याद रख लीजिएगा कि सबसे पहले कौन आया था। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि पुर्तगाली आया था पहला नंबर पे, पुर्तगाली। दूसरा नंबर पे डच, तीसरा नंबर पे अंग्रेज, चौथा नंबर पे आपका हो जाएगा डेनिस। एक डेनिस का नाम सुने होंगे, डेनिस भी आया था। डेनिस जो आया था वह चौथे नंबर पे डेनिस आया था, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आया था 5वें नंबर पे फ्रांसीसी। लेकिन सबसे पहले वास्को पुर्तगाली आया था और सबसे लास्ट में गया भी था पुर्तगाली ही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगर अभी तक आपको हमारी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मेहनत लगती है दोस्त बनाने में इस तरह की वीडियो, तो इसलिए निराश मत होने दीजिएगा। लाइक ठोक दीजिएगा अगर आप पूरा वीडियो देख चुके हैं तो चलिए अब देखते हैं। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी की जो खोज की थी जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था। हार्ग्रीव्स ने, जेम्स हार्ग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी मतलब एक साथ सूत काटने की मशीन होती है। ये जो स्पिनिंग जेनी है एक तरह से सूत काटने की मशीन होती है, सूता बनाने की मशीन होती है। यानी एक साथ कम 8 सूत बना सकते हैं, 8 सूता बना सकते हैं एक साथ। जैसे चरखा वगैरह होता है, लेकिन चरखा में तो एक सूत ही बना सकते हैं। लेकिन जो स्पिनिंग जेनी है इसमें एक साथ जो है 8 सूत काट सकते हैं। और इसकी जो ये जो खोज किया था ये कब किया था? तो याद रखिएगा 1764-65 में ये किया था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सत्यजीत रे निम्न में से किससे जुड़े थे? सत्यजीत रे निम्न में से किससे जुड़ा था? ये क्वेश्चन तो आप लोगों को 100% याद होनी चाहिए। सत्यजीत रे फिल्म निर्देशन से, किससे संबंधित है? फिल्म निर्देशन से। नेक्स्ट देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का गठन कब किया गया था? तो ये दिसंबर 1928 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, केसर सागा है एक तिब्बती महाकाव्य। तिब्बती महाकाव्य है केसर सागा, एक तिब्बती महाकाव्य है। तो आप लोग बताइएगा भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे कहा जाता है? महाकाव्य किसे कहा जाता है? आप लोग आंसर में कमेंट में बताइएगा। अगर जिसका सही होगा मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। नेक्स्ट, कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटा आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? आजम शाह द्वारा बनवाया गया। तो ये बीबी का मकबरा कहाँ पर? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया गया था। औरंगजेब के बेटा आजम शाह के द्वारा बनवाया गया था। ये 1678 ईस्वी में बनवाया गया था। तो इससे एक आध ईस्वी आगे पीछे हो सकता है, 78 से 77 हो सकता है, 79 हो सकता है, लेकिन 1678 के आसपास बनवाया था। नेक्स्ट चलिए देखते हैं और भी इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। नीला गुंबद किसने बनवाया? तो एक नाम सुनेंगे, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना इसने नीला गुंबद का निर्माण करवाया था। 1 मिनट दोस्तों, मेरे लैपटॉप की बैटरी लो हो रही है, थोड़ा चार्ज में लगा है। ओके हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए और भी इसके कुछ ऑप्शन को कर लेते हैं। जैसे बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा को किसने बनाया था? आप सभी को ये क्वेश्चन हमारे में से याद ही होना चाहिए कि अकबर ने बनवाया था।
अकबर ने बुलंद दरवाजा को बनवाया था, यानी गुजरात की विजय की खुशी में बुलंद दरवाजा को अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट हवा महल, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चर्चित रहता है एग्जाम के लिए। तो इसे बनवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो यह हो जाएगा कंपास, यानी एक तरह से चुंबकीय सुई है जो दिशा का ज्ञान बताता है, दिशा के बारे में बताता है। चुंबकीय सुई, इसी को कंपास कहा जाता है, चुंबकीय सुई को। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो ये मीटर देख लीजिए, मीटर से क्या मापते हैं? धारा को मापते हैं। वोल्ट मीटर से विभवांतर को, विद्युत मापी से ये भी धारा ही है, धारा को ही मापते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ और कुछ अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम मैथ के भी बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कराते हैं, जो जैसे कि टेक्स्ट बुक में आप लोग देखते होंगे कि सभी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनता होगा, हमसे भी नहीं बनता, लेकिन जो नहीं बनता है उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको बनाते हैं, बाद में पंक्तिबद्ध, फिर सोचते हैं कि आप लोगों को भी दे दे ताकि आप लोगों का भी फायदा हो जाए। जैसे आप लोग देखिएगा कुछ क्वेश्चन वीडियो में जाके, कुछ क्वेश्चन हमने कराया है जो कि मस्ट, जो ज़्यादा से ज़्यादा हुआ 30% लोग, 20% लोग इस तरह मारते हैं उस प्रश्न को, उस तरह के प्रश्न को हम लेकर आते हैं। तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।